हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिज्म आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बता दूंगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिन पर हम छोटा सा मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया है और अगर हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिन पर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें बट वो सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जा रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और विस थ्योरी इसी को समझाती है कि ये कैसे होता है। देखिए, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ एटम्स लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब क्या होता है बेसिकली, हर एक एटम जो होता है, ठीक है, उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं और साथ पर उनमें स्पिन भी होता है, स्पिन भी करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? उनके पास एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो हर एक एटम एक स्मॉल मैग्नेट की तरह जो है बिहेव करता है। ठीक है, जिसका खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। ठीक है, अब एटम्स के अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम्स होते हैं वो एटम्स होते हैं जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण वो एटम एक छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, ये ग्रुप्स बना लेते हैं। और इन ग्रुप्स में क्या होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, सो ये एटम्स ग्रुप बना लेते हैं। तो कितने एटम्स ग्रुप बनाते हैं? 10⁻17 से लेकर 10⁻21 एटम्स एक ग्रुप में होते हैं। और इन सच ग्रुप, ठीक है, ऑल द एटम्स हैव मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन। ऑल द एटम्स हैव मैग्नेटिक मोमेंट इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के एटम्स जिन जो कि ग्रुप बना लेते हैं, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, इसको कहते हैं डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ना डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं। तो कोई भी अगर डोमेन होगा, ठीक है, तो अगर ये डोमेन है तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे उन सभी के मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं लाइक दिस। ठीक है, वो सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसलिए हर एक डोमेन जो होता है ना खुद अपने आप में एक छोटी सी मैग्नेट की तरह होता है। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये जो डोमेन्स होते हैं ना ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होता है। तो एग्जांपल के लिए, जैसे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें मान लीजिए कि 4 डोमेन्स बनाते हैं। तो एक डोमेन ये हो गया। ठीक है, इसमें सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में। ये दूसरा डोमेन हो गया। ठीक है, ये तीसरा डोमेन हो गया, है ना। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो डोमेन्स ने अपने आप को इस तरह से लूप के फॉर्म में रखा है कि उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो। तो ये होता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जो डोमेन्स होते हैं वो क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लेते हैं। ये वो क्या करते हैं? क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लेते हैं। और ये क्लोज्ड लूप क्या होते हैं? ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, इस कारण से कुछ शो नहीं करते।
बट अब हम यहाँ पर अगर क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था जिसमें कि इस तरह से लूप्स बने हैं, तो ये एक डोमेन हो गया, एक डोमेन ये हो गया, ठीक है, एक डोमेन ये हो गया सेम, और एक डोमेन ये हो गया। तो आप देखेंगे कि अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में जब एच ज़ीरो होता है तो ये ऐसे रहते हैं। बट क्या होता है जब हम एच को क्या करते हैं, बेसिकली नॉन ज़ीरो करते हैं, जब हम एच को अप्लाई करते हैं तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा या वीक होगा, है ना। तो ये स्ट्रांग भी हो सकता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, वीक भी हो सकता है, इट कैन बी वीक ऑल्सो। तो अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है और वीक में मैग्नेटाइजेशन अलग तरीके से होता है। तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो जो डोमेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट हो जाते हैं। जैसे ये वाला है तो ये ऑलरेडी, जैसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये वाला तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो है ये थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा इस तरफ, आप देखेंगे रोटेट हो गया। ये वाला इसी डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला जो है इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो तो डोमेन्स रोटेट हो जाते हैं और वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने लगते हैं। बट ऐसा तभी होता है जब अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो। बट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है तो क्या होता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है ना, तो मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो डोमेन्स वो डोमेन जिसका डायरेक्शन इस फील्ड की डायरेक्शन में होगा उसका साइज इंक्रीज होगा, बाकी जिनका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट जिन डोमेन्स का इसके डायरेक्शन में नहीं है वो रिड्यूस होते हैं, तो इसका साइज आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बाकियों की जो डायरेक्शन है आप देखेंगे कि वो क्या हो रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं, उनका साइज क्या है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है तो जो बाउंड्रीज होती हैं, है ना, वो क्या होती हैं, वो डिस्प्लेस होती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन बाउंड्रीज, है ना, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के डिस्प्लेसमेंट के कारण होती है। और यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, रोटेशन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि दो तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं कर्व, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कर्व होता है, एच हो गया और ये हमारा हो गया एम, ठीक है। तो इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है या जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, वो होता है सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एटॉमिक मैग्नेट्स होती हैं वो उसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करती हैं जिस डायरेक्शन में क्या होता है, हमने ये लगाया हुआ है, ठीक है, फील्ड लगाया हुआ है। तो जितना ज़्यादा हम फील्ड अप्लाई करेंगे एच, उतना ही ज़्यादा एम बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में और उतना ही ज़्यादा ये बढ़ेगा। तो ये कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ना कि एच बढ़ाने से क्या होता है, एम बढ़ता है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कैसे बढ़ता है, देखिए ये कुछ इस तरह से बढ़ता है, लाइक दिस, ठीक है, ओके। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, चलिए ठीक है फाइन। तो एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, ठीक है, और एक यहाँ से ले लीजिए एक, ठीक है, लाइक दिस, ओके फाइन। देखिए स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इसको ओ ए बी और सी देखो, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर ही बहुत स्ट्रांग नहीं है बट पहले से थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इन दोनों रीज में मैग्नेटिक फील्ड वीक ही है, ठीक है, बट ये वाला थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो क्या होता है जब हम यहाँ तक अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस लेवल पर जब अप्लाई करते हैं तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो यहाँ पर क्या होता है,
डोमेन बाउंड्रीज डिस्प्लेस होती हैं, है ना। और तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन बाउंड्रीज होता है। बट यहाँ पर जो बाउंड्रीज में डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन बाउंड्रीज। ठीक है, रिवर्सिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन बाउंड्रीज, मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाउंड्रीज जो है मतलब जो बाउंड्रीज होती है डिस्प्लेस होती है, वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन का जो डोमेन होता है वो इंक्रीज होता है बाय बाउंड्रीज डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ना वीक होता है, तो हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस समय तो सब्सटेंस जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो सब्सटेंस वैसे डीमैग्नेटाइज हो जाता है, क्योंकि बाउंड्रीज रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, बट जब हम अपना मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब इस रेंज में जब हम आ जाते हैं, तो इस रेंज में क्या होता है, अगर बाउंड्रीज डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, तो वो परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाती है। तो यहाँ पर इस रेंज में, मतलब इस वाले रेंज में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, सो देयर इज ए इरिवर्सिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन बाउंड्रीज। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अच्छा इसके थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब अगर आप और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, मतलब अगर आप इस रेंज में जाते हो, तो इस रेंज में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या होता है, सीधे डोमेन रोटेशन हो जाता है, डोमेन रोटेशन। ठीक है, सो डोमेन रोटेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है किसी लोहे के टुकड़े को, तो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसमें जो डोमेन बाउंड्रीज होती हैं वो उस रीजन में जाएं जहाँ पर इरिवर्सिबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट चलिए जल्दी से थोड़ा सा मैथमेटिक्स बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक लॉ फॉलो करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और वो लॉ होता है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू होता है C अपॉन T माइनस थीटा, और ये जो थीटा है वो है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। तो एग्जांपल के लिए अगर हम आयरन की बात करें, Fe की बात करें, तो क्यूरी टेम्परेचर होता है 770 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्यूरी टेम्परेचर को थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। तो ये मान लीजिए कि 770 है ना, तो ये हो गया हमारा क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब हमारा सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से कम होता है, तो सब्सटेंस एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है जब टेम्परेचर इतना हो जाता है T इक्वल टू थीटा हो जाए या T ग्रेटर देन थीटा हो जाए, तो यहाँ पर जो है सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर पैरामैग्नेट बन जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मैग्नेट बन जाता है, और इसके नीचे जो सब्सटेंस होता है वो फेरोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, फेरोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब चलो ये तो पता चल गया ना कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे सब्सटेंस फेरोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके पास स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अपने आप ही मैग्नेटाइज हो जाता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसके ऊपर या उस पॉइंट पर सब्सटेंस, मतलब क्यूरी टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो सब्सटेंस पैरामैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। सी जो है वो क्यूरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट है। तो जब हम थीटा जो है जब हमारा टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो थीटा के बराबर होगा, तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, जिसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं निकलती है। ठीक है, जब T लेस देन थीटा होता है तो ससेप्टिबिलिटी क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, जबकि फेरोमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये होल्ड नहीं करता है ना। तो इस रीजन में T इक्वल टू लेस देन थीटा पर ये इक्वेशन होल्ड नहीं करता है ना, सो 1 डज नॉट होल्ड, इक्वेशन 1 डू नॉट होल्ड गुड। ठीक है, इनफैक्ट ठीक है, जब T लेस देन थीटा होता है तो ससेप्टिबिलिटी सिंपली क्या होती है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू होती है C अपॉन T। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ काम करता है। ठीक है, और अब आता है जब T ग्रेटर देन थीटा होता है उस केस में फॉर्मूला बिल्कुल काम करता है, और ये बात बिल्कुल एविडेंट है कि
कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ससेप्टेबिलिटी रिड्यूस होती है, मतलब सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप सो सब कुछ समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।